नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा लेकर हाजिर हूं विज्ञान जगत का एक नया संस्करण। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, देश भर में मानसून दस्तक दे चुका है। पूरे राज्यों में इसका प्रसार हो चुका है। कई राज्यों में अत्यधिक वर्षा हुई है, जैसे राजस्थान। कुछ राज्य हैं जो सामान्य से कम बारिश का सामना कर रहे हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य। तो आखिर मानसून पूरे भारत भर में, जो इन दिनों आप सावन की झड़ी देख रहे हैं, किस तरह से प्रवेश करता है, किस तरह मानसून बनता है, किन हवाओं का आगमन, किन हवाओं की वजह से इसमें आगमन होता है, और किस तरह मानसून की देश से वापसी होती है, और किस तरह से हमारा मौसम विभाग इसे लेकर भविष्यवाणियां करता है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जो सीधे मौसम विभाग से जुड़े हैं। आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है राधेश्याम शर्मा जी। स्वागत है आपका स्टूडियो में राधेश्याम जी। मेरे साथ हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी और राधेश्याम जी दोनों मौसम विभाग जयपुर में कार्यरत हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे हिमांशु जी आपसे है कि किस तरह से मानसून जो है भारत में आता है, किस तरह से मानसून बनता है, और क्या इसका पूरे भारत भर में प्रसार का पैटर्न रहता है? जी, जैसा कि मानसून शब्द है, ये एक अरेबिक वर्ड से इसका आगमन हुआ है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं वो होता है विंड पैटर्न। कि जब आप देखेंगे, जब मानसून का प्रवेश होता है तो हमारे यहाँ पर जो विंड पैटर्न है उसके अंदर वेस्टर्ली विंड्स जो हैं वो आपको आपके दक्षिणी क्षेत्रों पे दिखने को मिलेगी, वातावरण के निचले सतह में। वहीं जैसे जैसे हम वातावरण के ऊपरी सतह की ओर बढ़ेंगे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें अपवर्ड मूवमेंट अगर हम करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो ऊपर आप देखेंगे तो एक ईस्टर्ली विंड पैटर्न, मतलब पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी। तो इसके कारण क्या होता है कि जो नमी है, निरंतर जो नमी है उसका जो है प्रभाव बढ़ने लगता है। उसी के साथ साथ इसमें कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसको हम OLR के नाम से जानते हैं, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस। उसका मतलब ये होता है कि मतलब ज़्यादातर क्षेत्रों के ऊपर जो है आप देखेंगे बादलों की घनी छटा आपको देखने को मिलेगी। और जब इसका आगमन होता है तो उसके अंदर एक विंड पैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही जो नमी है, वातावरण में नमी का जो स्तर है वो निचले स्तर तक सीमित न रहकर लगभग 3 से 4 किलोमीटर सतह से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ें तो एक नमी का जो स्तर है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाता है। अगर अमूमन हम इसकी तारीख की बात करें तो आखिरी सप्ताह के मई के अंदर अंडमान के पास इसका आपको जो है आगमन दिखेगा। और इंडियन पेनिसुलर की बात करें, मतलब दक्षिणी भारत की बात करें, तो 1 जून पे इसका आगाज़ केरला तट पर सामान्य तौर पर होता है। इसमें 1-2 दिन का जो है वेरिएशंस सीज़न बाय सीज़न वेरी करता है। धीरे धीरे इसका एडवांसमेंट जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और उसी के साथ साथ राजस्थान में इसका जो अमूमन प्रवेश है, उस जिसकी जो हम नॉर्मल डेट कहते हैं, वो लगभग 25 जून है। और पूरे देश को कवर करने की इसकी जो अमूमन नॉर्मल डेट है वो लगभग 8 जुलाई है। 8 जुलाई तक पूरे भारत भर में इसका प्रसार हो जाता है। राधेश्याम जी, मैं एक सवाल आपसे भी लेना चाहूँगा कि जिस तरह से हिमांशु जी ने समझाया कि किस तरह से मानसून का प्रवेश होता है, किस तरह से हवाओं का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम हमारे राज्य राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून कब तक पूरी तरह से प्रसारित हो चुका होता है, और मानसून का राजस्थान में खास तौर पे किस तरह से पैटर्न रहता है ऐतिहासिक तौर पर, और इस बार का मानसून राजस्थान में किस तरह का है? देखिए, राजस्थान के लिए यदि बात करें तो राजस्थान चूँकि भारत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में आता है, और ये जो इलाका है यहाँ पे मानसून सबसे लास्ट में पहुँचता है। और राजस्थान में जो मानसून का जो नॉर्मल ऑनसेट है वो 25 जून को होता है, जो साउथ ईस्ट राजस्थान के जो कोटा और उदयपुर संभाग से इसका प्रवेश होता है। और इसके बाद धीरे धीरे जो मानसून है वो पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचता है, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून जो है वो पूरे राजस्थान को कवर कर लेता है जी। और अब यदि बात करें इस बार का, तो इस वर्ष जो है वो मानसून आने से पहले एक बिपरजोई तूफान का जो असर था वो काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिला। राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश मानसून से पहले हो चुकी है। इसके बाद जो मानसून इस वर्ष यदि देखें तो तय समय पर 25 जून को ही राजस्थान में मानसून का आगाज़ हुआ, और इतने बेहतर तरीके से हुआ कि पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं वहाँ पर मानसून इस बार औसत से या तय समय से 6 दिन पहले ही मानसून पहुँच गया।
तो इस बार का जो मानसून अब तक का जो स्टेटस है या कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन है। और बारिश के रूप में यदि देखें तो अब तक औसत से 2.5 गुना से ज़्यादा बारिश इस मानसून सीजन में हो चुकी है। तो फिलहाल इस साल तय समय पे मानसून रहा, आने के बाद लगातार एक्टिव मानसून स्पेल भी देखने को मिला है। तो ऐसा फिलहाल कोई भी ज़िला नहीं है कि जहाँ पे कम बारिश रिपोर्ट हुई हो। तो ये मतलब हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरह से सूखे प्रदेशों में इसकी गिनती होती थी पिछले कुछ वर्षों से, और इस बार खास तौर पे बिपरजॉय के असर के कारण आपने बताया कि 2.5 गुना तक ज़्यादा बारिश हो गई है। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक आपसे और पूछना चाहूँगा दर्शकों की समझ के लिए कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि राजस्थान में 2.5 गुना बारिश हुई है, कुछ जगहों पर सामान्य बारिश है, उससे नीचे बारिश है, और कुछ जगहों पर सरप्लस है। तो इन सब मापदंडों को किस तरह से मौसम विभाग मापता है कि किन किन प्रदेशों में बारिश है, और इनके किस किस तरह के मापदंड हैं, ये भी थोड़ा सा आप जरा सिंप्लीफाइड ढंग से दर्शकों को बताएं। देखिए, पूरे प्रदेश में राजस्थान के लिए देखें तो औसत पूरे 4 महीने के मानसून सीजन के दौरान औसतन 434 mm बारिश होती है। ये 434 mm बारिश का यदि 19% ज़्यादा बारिश हो जाए या 19% कम भी हो जाए किसी साल में, तो वो औसत की श्रेणी में कहलाता है। क्योंकि मैथमेटिकली देखें तो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है जी। और हर एक स्टेट के लिए उसके औसत से जो 19% प्लस हो चाहे माइनस हो वो सामान्य की श्रेणी में आता है। 19% से यदि नीचे होगा और अप टू यूँ कह सकते हैं 59% तक यदि नीचे रहता है बारिश, तो उस कंडीशन को बिलो नॉर्मल की श्रेणी में कहते हैं। और इसी प्रकार यदि 19 से 59% ज़्यादा है तो उसको अबो नॉर्मल की श्रेणी में कहते हैं। और 60% से ज़्यादा यदि कहीं बारिश हो जाती है जैसा इस बार हुआ तो उसको एक्सेस रेनफॉल बोलते हैं। तो इस बार जो है वो एक्सेस रेनफॉल की श्रेणी में अब तक राजस्थान में बारिश हो चुकी है। वहीं पूरे इंडिया के क्षेत्र के लिए यदि बात करें, पूरे भारत के लिए, तो भारत के लिए ये आंकड़ा जो है 19% की जगह पे 4% प्लस माइनस को सामान्य कहते हैं। यानी यदि 96% से लेके 104% तक पूरे इंडिया में बारिश होती है तो वो सामान्य की श्रेणी में कहलाता है। क्योंकि एरिया ज़्यादा बड़ा होने से जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर जो परसेंटेज है वो 4% पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए पूरे भारत में 4% प्लस माइनस 4% को सामान्य की श्रेणी में लेते हैं। और राजस्थान के या एक क्षेत्र विशेष के लिए जब देखते हैं तो ये प्लस माइनस 19% में सामान्य की श्रेणी। तो इस बार मतलब हम मान के चले कन्याकुमारी से श्रीनगर तक और इधर कच्छ के रण से और उत्तर पूर्व तक अरुणाचल तक किस तरह का मानसून है कि अभी तक हमारे यहाँ सामान्य बारिश दर्ज की गई पूरे भारत में अगर एक औसत देखें तो, या फिर इसमें मतलब अभी कोई गुंजाइश है? देखिए, इस बार पूरे मानसून सीजन में अब तक यदि देखें तो औसत से पूरे भारत में 2% ज़्यादा है, यानी नॉर्मल रेनफॉल अब तक हो चुकी है। क्षेत्रवार यदि देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के जो इलाके हैं, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी इलाकों में औसत या औसत से ज़्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। वहीं पूर्वी भारत में देखें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा में बिलो नॉर्मल रेन है, यानी 20% 19% से भी नीचे है। इसके अलावा दक्षिणी भागों में यदि जाएँ तो महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटका और आसपास के कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर भी औसत से कम बारिश अब तक रिपोर्ट हुई बिलो नॉर्मल की कैटेगरी में। लेकिन ओवरऑल इंडिया एज ए होल अभी तक नियर नॉर्मल रेनफॉल सामान्य इस बार सामान्य बारिश दर्ज 2% ज़्यादा बारिश। हिमांशु जी, मेरा एक इसी बारिश के वर्षा जल के गिरने से जुड़ा आपसे एक सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखें कि एक बड़ा सुनने में आ रहा है या देखने में दृष्टिकोण में भी नज़र आ रहा है, मौसम विभाग की तरफ से भी बताया जाता है, बड़े काफ़ी वैज्ञानिक भी इस तरह की बातें करें कि बारिश का पैटर्न थोड़ा बदला है। मतलब कुछ जगहों पे या कुछ प्रदेशों में बहुत तीव्र बारिश होती है, जिन जगहों पर अच्छी बारिश होती थी उन जगह सूखा पड़ने लगा है। ये वैश्विक फिनोमेना भी बताया जा रहा है। तो भारत में भी किस तरह की स्थिति हो रही है अभी? अगर जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं हमारे पहाड़ों पे, हिमाचल जैसे राज्यों में बहुत तीव्र वर्षा है। 2013 में जो हमारे पास त्रासदी याद है जो केदारनाथ में हुआ था, और इस बार भी कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और एक्सट्रीम रेनफॉल के मतलब घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ये क्या क्लाइमेट चेंज से इसे जोड़ा जाए, या फिर ये सामान्य है, या पहले भी होता आया है, या फिर इसे बारे में मतलब कि क्या तकनीकी पहलू इससे जुड़े हुए हैं? ये आप इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। तो जी, पहले मैं इससे शुरुआत करूंगा कि जैसे अगर हम मानसून की बात कर रहे थे तो मानसून में आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा नॉर्मल ऑनसेट की डेट हुआ करती थी
वो लगभग 20 जून के आसपास होती थी। अब ये शिफ्ट होके 25 जून गई है। तो आप देखेंगे कि एक शिफ्टिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि जो मानसून है उसका जो आगाज़ है राजस्थान में थोड़ा सा देरी से हो रहा है, और जो इसका कवरेज है, तो ये जो पैटर्न है ये अपने आप में अंकित करता है कि जो है एक शिफ्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं जैसा कि आपने बताया, ये बिल्कुल देखने को आ रहा है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, जो कहते हैं जिनकी तीव्रता जो है वो बढ़ रही है, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो इसके अंदर क्लाइमेट चेंज भी एक रोल बिल्कुल प्ले करता है, क्योंकि जिस प्रकार से डिफरेंट फिनोमिना चेंज होते हैं, और वैसे तो हर साल जो सिस्टम है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, उसमें वेरिएशंस रहते हैं। जैसे कभी सिस्टम जो है एक सिस्टम बना, वो एक्टिव फेज में आया, आधा भारत उसने कवर किया, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सी बार जो है ऑनसेट फिर डिले हो जाता है बाकी राज्यों में। लेकिन निरंतर इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं इसमें वृद्धि दर्ज हो रही है। तो इसका मेन रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। तो क्या माना जाए कि अब चूंकि मौसम विभाग में कार्यरत हैं, तो ये क्या अब मौसम विज्ञानियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है क्लाइमेट चेंज, इस तरह की परिस्थितियों को प्रिडिक्ट कर पाना, और कितना ये आपके कार्य क्षेत्र में या फिर इस तरह की घटनाओं को लेकर भी देखें तो ये लोगों के लिए कितना सावचेत रहने वाली बात है, या फिर किस तरह से सतर्क रहने वाली बात है इस तरह की घटनाओं को लेकर? जी, ये हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इसीलिए इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हमारे लिए द्वारा कार्यरत रहता है। हम दोनों ही वैज्ञानिक निरंतर इसके ऊपर जो है, जो जितने भी आंकड़े हैं उनके ऊपर शोध करते रहते हैं, और इसमें शोध में ये पाया भी गया है कि पूर्वी राजस्थान में जो है वर्षा में वृद्धि दर्ज हो रही है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान में जो अगर देखें उसके कंपैरिजन में, तो ये बिल्कुल सामने आया है। उसी के साथ साथ इन चैलेंजेस के साथ में आप देखेंगे कि वर्तमान परिस्थिति को भी अगर आप देखें तो राजस्थान जहां पर डेफिशिएंट रेनफॉल का एक किसी को अगर आप कहें तो सूखा प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश, वो एक जो हमारे दिमाग में चित्र आता था। अगर आप देखें तो आज जितने टेक्निकल एडवांसमेंट हुए हैं उसके कारण अगर आप जो एक NDVI इंडेक्स होती है जो कि जनरली कल्टिवेटेड एरिया को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, तो उसने भी ये प्रूव किया है कि जो राजस्थान के एरियाज हैं उसमें ग्रीन एरिया जो है डेवलपमेंट बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा ग्रीन एरियाज आ रहे हैं। तो इसलिए जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं इनकी फोरकास्टिंग हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है। बट अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो आपकी डेली रूटीन के अंदर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो अगर बहुत क्लोज है, तो हमारे लिए ये एक जो चैलेंज है वो काफ़ी हद तक हम लोग इसको कम्पीट कर पाते हैं। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान है, वहाँ की अर्थव्यवस्था खेत खलिहान पर निर्भर है। राधेश्याम जी, मैं आपसे इस पर जवाब चाहूँगा जी। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि आगामी दिनों में या आगे निकट भविष्य में कि इस तरह की बढ़ती घटनाओं, तीव्र बारिश या सूखा, इस तरह की घटनाओं को लेकर, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी खेती यहाँ पे वर्षा जल पर आधारित है बड़े पैमाने पर, खासतौर पर राजस्थान जैसे प्रदेशों में, तो कितना ज़रूरी हो जाता है और कितना ये इसमें आप एडवांसमेंट कर पा रहे हैं कि ये इस तरह की सटीक भविष्यवाणियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो? देखिए, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया है कि राजस्थान में हमारे यहाँ पे एक तो मानसून पैटर्न में कुछ चेंजेज है। पिछले 10 सालों में यदि देखें तो मानसून के दौरान होने वाली बारिश के आंकड़े में भी कहीं ना कहीं राजस्थान में बढ़ोतरी हो रही है, और इसी के मद्देनज़र 1-2 साल पहले मौसम विभाग ने आधिकारिक रूप से राजस्थान में जो औसत बारिश का आंकड़ा है वो रिवाइज किया है। तो कहीं ना कहीं बारिश में बढ़ोतरी हो रही है, और जो बारिश में भी यदि देखें तो जो भारी बारिश के जो दौर हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। टाइम के साथ में यदि देखें तो एक टेम्पोरल वेरिएबिलिटी हो रही है कि एक साथ ही बहुत ज़्यादा बारिश का स्पेल हो गया, उसके बाद कुछ दिनों के लिए ड्राई स्पेल हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यदि कृषि के लिए यदि बात करें तो नो डाउट भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और मानसून जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राजस्थान के लिए देखें तो क्षेत्रवार सबसे बड़ा स्टेट है, और खेती के लायक जगह भी कमी नहीं है, काफ़ी बड़े स्तर पर खेती होती है, और मानसून एक अच्छा मानसून जो है वो अच्छी खेती को लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिस प्रकार से बारिश में पिछले कुछ सालों से बढ़ोतरी हुई है, आप देखेंगे कि कृषि उत्पादन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। और रही बात की जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, या जो आजकल जो वेदर जो आपदा जनित काफ़ी बार राजस्थान में भी देखे जा रहे हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज का रोल हो।
और इसके अलावा कुछ इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी भी मानसून में रोल प्ले करती है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, जान माल को नुकसान भी करते हैं। इसके अलावा खेती में भी यदि देखें तो अत्यधिक बारिश भी नुकसानदायक है, तो वहीं एक लंबा ड्राई स्पेल जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछले दिनों काफ़ी देखने में भी आया कि बहुत अगर बाढ़ की स्थिति आती तो फसल को नुकसान होता है, या फिर कई जगह पे सूखा पड़ने पर भी उस तरह से ज़मीन और फसल को नुकसान होता है। इसी से जुड़ा एक राधेश्याम जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं क्लाइमेट चेंज पे, मैं इसलिए बात करना चाह रहा था ज़्यादा क्योंकि आजकल एक बड़ा वैश्विक स्तर पर ये ज़्यादा बातचीत किए जाने वाला शब्द है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बारे में लोगों से अपील कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पर लोग सतर्क हों। भारत भी अपने कमिटमेंट्स जो इंटरनेशनली पूरे करने के भरसक प्रयास कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल इसी से जुड़ा जानना चाह रहा था कि कई बार वैश्विक एक स्थिति देखी गई है, कुछ हमारे संस्थान भी इस तरह से इस बारे में गौर करने लगे हैं कि अगर कहीं पे सूखा पड़े तो वहाँ पे उस तरह की कृत्रिम बारिश भी कराई जाने लगी उस स्थिति से निपटने के लिए, जिसे आजकल क्लाउड सीडिंग भी कहा जाने लगा है। कुछ एक देशों में, चाइना जैसे हमारे पड़ोसी देशों में पहले से इस तरह के इस्तेमाल किए जा चुके हैं इस तकनीक को लेकर, और भारत में भी इस पर अब प्रयोग चल रहे हैं। तो कि ये कितना सफल है और क्या ये इस तरह का एक वाइबल ऑप्शन है, क्या विकल्प है व्यावहारिक आगे स्थितियों में? मान लीजिए राजस्थान में किसी वर्ष किसी जगह पे सूखा पड़ता और वो वहाँ पर उत्पादन के लिए क्लाउड सीडिंग करके बारिश कराई जा सके, तो क्या इस तरह की स्थितियाँ संभव है या सिर्फ ही महज एक हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस है? देखिए, निरंतर साइंस एंड डेवलपमेंट की यदि बात करें तो लगातार इस फील्ड में बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च हुआ है, और लगातार न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल स्केल पर इस पर रिसर्च जारी है। जैसा आपने बताया, इंडिया में भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट कई अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा जो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसको किसी तरीके से प्रेसिपिटेट करवाने का एक टेक्निक है जो साइंटिफिक है। अब ये है कि इसका कितना आउटपुट जो है वो रहेगा, या क्या हमारी बारिश पर, मानसून पर यदि ये टेक्निक विकसित हो गई तो क्या हमारी मानसून पर निर्भरता ख़त्म हो जाएगी? ये डिपेंड करता है कि इस तकनीक के पूर्ण रूप से विकसित होने पे। नंबर वन, अभी ये रिसर्च मोड में है, ट्रायल मोड में है, कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं फुल्ली ऑपरेशनल किया गया है। रिसर्च लेवल पर इस पर काम जारी है। कुछ जगह आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं कुछ इलाकों में जहां कुछ सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिले हैं। डिपेंड करता है, यदि ड्राई रीजन के ऊपर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में इतना मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं है कि वो उतना प्रेसिपिटेट कर दे या बारिश के रूप में पानी जो है वो गिरे। तो डिपेंड करता है कि क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है किसी क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रभावी भी हो। और इसे लेकर हमें शायद इस तरह की सटीक अनुमान भी चाहिए कि इस जगह पे फला जगह पर या इस क्षेत्र में इस बार सूखा पड़ने की संभावना है, तो उस तरह की सटीकता भी शायद इस तकनीक को मदद कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए ये अभी रिसर्च मोड में है, और जब तक इसका पूरी तरह से टेक्निक विकसित नहीं हो जाती है या जब तक इसको ऑपरेशनल नहीं किया जाता है, इसके बारे में कह पाना अभी भी मुश्किल है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो समुद्र किनारे से लगते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। राजस्थान जैसे जो प्रदेश है जहाँ पे ड्राई एटमॉस्फेयर है, जनरली इतना मॉइस्चर अवेलेबल होता नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो तकनीक साउथ इंडिया के क्षेत्रों में काम करेगी सेम उसी एफिशिएंसी के साथ में वही तकनीक यहाँ के रीजन पर भी काम करेगी। डिपेंड करता है, और ये जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का एक लगातार रिसर्च का एक इनोवेशन है। हिमांशु जी, इसी संदर्भ में आप सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था मौसम की भविष्यवाणियों को लेकर। अक्सर मतलब अगर मैं एक हल्के फुल्के अंदाज में को, तो हमारे समाज में या जनरल पब्लिक में एक थोड़ा सा विटी ढंग से मजाक भी बनाया जाता है कि भाई अगर मौसम विभाग ने बोल दिया तो आज बारिश है तो इसका मतलब आज बारिश नहीं आएगी, और अगर आज बोल दिया कि बारिश नहीं है तो इसका मतलब सतर्क रहो आज बारिश आएगी। तो इसे लेकर के क्या, किस तरह से, मतलब वाकई मतलब अब हम लोग अभी हम स्थिति से बाहर निकल गए हैं, या फिर ये सिर्फ एक कोरी बातें हैं, या फिर जिस तरह की जनता में एक अवधारणा है मौसम अनुमानों को लेकर के, तो कितना मौसम विभाग उसको तोड़ पाया और हमारी तकनीक सटीक भविष्यवाणियों को लेकर के कितनी अब खरी उतरती है, और क्या इसमें अभी लगातार नवाचार और जो है सुधार हो रहे हैं? जी, जैसा आपने बताया कि एक्चुअली हर चीज़ का टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, तो जिस प्रकार तकनीक का जो है मौसम विभाग के अंदर भी काफ़ी
व्यापक विस्तार हुआ है। अभी जिस प्रकार से हमारा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की जब भविष्यवाणी करते हैं तो उसकी वर्तमान परिस्थिति आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो अभी हुआ है वो ये है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है वो बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ा है, और अभी भी हम इसको निरंतर इसके ऊपर प्रयासरत हैं कि इस नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो क्षेत्र है जिसमें वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो लगभग जो एरिया है वो लगभग 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का अमूमन एरिया हमारा अप्रॉक्सीमेट राजस्थान का है। अगर इसमें हम ऑब्जर्वेटरी डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास जो वर्तमान डेंसिटी है ऑब्जर्वेशन की, उसमें से कुछ हमारी सरफेस ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर हमारे खुद के मौसम विभाग के ही कार्मिक कार्यरत हैं, कुछ पार्ट टाइम हैं, कुछ हमारे ऑटोमेटिक स्टेशन हैं जो कि रूटीनली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमने इसमें रेलवे के ऊपर भी एक नया एक्सपेरिमेंट मोड पे रेलवे के ऊपर भी लगाए, जहाँ पर कि विंड स्पीड अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से क्रॉस करती है तो उनको एक अलर्ट मैसेजेस जाते हैं। तो ये जो नेटवर्क का व्यापक विस्तार है, जब इस नेटवर्क से जो हमें सटीक आंकड़े मिलते हैं, इनको जब हम सुपर कंप्यूटर्स की मदद से इनको सिमुलेट करते हैं, जिसको कि NWP के नाम से जाना जाता है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, तो उसके जो एडवांसमेंट है उससे आपको आगे की जो भविष्य दृष्टि है वो देखने को मिलती है, और उसी के प्रभाव से आप अच्छा प्रेडिक्शन कर पाते हैं। क्योंकि जो सिनॉप्टिक स्केल जिसको बोलते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको जांच के आप 1 दिन का या 2 दिन का प्रेडिक्शन केवल चार्ट के बेसिस पे दे सकेंगे, लेकिन अगर आपको आगामी 7 दिनों का, 10 दिनों का, 1 महीने का प्रेडिक्शन देना है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं तकनीक का समावेश होना बहुत आवश्यक है। और इसी के अंदर भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निरंतर टेक्नोलॉजिकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो ये उसी का प्रभाव है जो आपको देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जैसा आप बता रहे हैं कि ये अवधारणा की भविष्यवाणी सटीक है या नहीं, इसका प्रमाण मैं आपको बताऊँ, हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसके ऊपर या अभी किसी भी चैनल पे आप देखेंगे तो मौसम की भविष्यवाणी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि क्विकली हम जैसे ही डालते हैं हार्डली 1000-2000 व्यूज आ जाते हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि हमारी सटीकता जो है, दिलचस्पी और रुचि बढ़ने लगी है जी जी इस मौसम के जानकारी को लेकर। मैं आपसे भी राधेश्याम जी इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा था कि लोग, आमजन किस तरह से, जैसे हिमांशु जी ने बताया कि भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या फिर जानकारी डालते ही तमाम हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं, तो मतलब लोगों की दिलचस्पी है, लोग, और मौसम बहुत ही आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है, उसकी दिनचर्या से जुड़ा विषय है। तो किस तरह से आम आदमी आपसे, मौसम विभाग से और सरल ढंग से जुड़ सकता है उसे, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो तकनीकी हैं, जिस तरह से मैपिंग है, फोरकास्टिंग है, डेटा है, तो इनको आम आदमी अपने सामान्य भाषा में किस तरह से सरल ढंग से समझ सकता है और किस तरह से आपसे आसानी से जुड़ सकता है? देखिए, पिछले 2-3 सालों से मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अपने जो भी वेदर अपडेट्स हैं आम जन के लिए, किसानों के लिए डायरेक्ट पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता आ रहा है। और आप फेसबुक के थ्रू भी आम जन मौसम केंद्र जयपुर से जुड़ सकते हैं, @IMD जयपुर पे जा सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मौसम केंद्र जयपुर से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल से भी आप जब एक्सट्रीम वेदर या कुछ सिग्निफिकेंट वेदर होने की परिस्थिति है तो आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब के द्वारा भी अपडेट्स मिलती है। इसके अलावा मौसम केंद्र जयपुर की अपनी वेबसाइट्स है, वेबसाइट के द्वारा भी आप रियल टाइम वेदर अपडेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीफोन नंबर्स 24 आवर्स चालू हैं, कोई भी किसान भाई या आम जनता जो है वो फ़ोन के द्वारा भी सुविधा ले सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आम जन का आउटरीच बढ़ा है। इसके अलावा मीडिया पार्टनर्स तो हमारे हैं ही हैं, जिनके द्वारा निरंतर वेदर का अपडेट्स, वेदर न्यूज़ जो है वो आम जन और किसानों तक मिलती है। क्या मौसम विभाग इस तरह के कुछ पहल करता है, इनिशिएटिव्स लेता है कि भाई आम जनता को इस तरह के मोबाइल इंटरफेस के ज़रिए, आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो वो खुद से आपके नक्शों को पढ़ना समझ सकें कि किस तरह से विंड्स आ रही हैं, कहाँ पे क्लाउड ज़्यादा हैं, इनको किस तरह से सरलता से एक आम आदमी और ढंग से समझ सकता है कि एक क्लिक पर ही, मतलब आप मान के चले कि मोबाइल पर, और उस तरह से किस तरह से सुविधा बढ़ सकती है आम आदमी के लिए? देखिए, मोबाइल की यदि बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन है, एक दामिनी ऐप है,
वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें आम जन किसान भाई अपने मोबाइल पे सिंपल दामिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आसपास होने वाले थंडरस्टॉर्म को, बारिश को, आंधी को, तूफान को रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अपनी लोकेशन से कितना डिस्टेंस पे राइट नाउ थंडरस्टॉर्म हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी है। इसके अलावा मौसम ऐप है, मौसम ऐप के थ्रू भी आमजन जो है वो मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर सकता है और अपने लोकेशन स्पेसिफाइड जो नाउकास्ट या जो वेदर फोरकास्ट वो देख सकता है। इसके अलावा हाल ही में इसी साल से एक सचेत ऐप भी डेवलप किया गया है। इसके द्वारा मौसम की जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है वो भी आपको मोबाइल इंटरफेस के थ्रू मिल सकती है। और इसी साल से मौसम केंद्र जयपुर की ओर से मोबाइल के द्वारा SMS के थ्रू भी, आपने भी देखे होंगे कि आजकल जैसे कुछ सीवियर थंडरस्टॉर्म या सीवियर वेदर होने की परिस्थिति हो तो SMS के द्वारा भी हर एक्टिव मोबाइल नेटवर्क तक मौसम केंद्र जयपुर, आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान के माध्यम से हर आम आदमी तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। और ये पूरा प्रयास रहता है कि बेहतर मौसम सेवाएं, मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जाए ताकि जान माल का नुकसान कम हो और किसान भाई या आम जन जो अपनी गतिविधियों को उस अनुरूप व्यवस्थित कर ले ताकि उनको उनका जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान भी कम से कम हो। एक आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा राधेश्याम जी कि आप किस तरह से आम दर्शक को आप मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आप किस तरह से कि एक संदेश देना चाहते हैं? मानसून का सीज़न चल रहा है, आने वाले दिनों में और मतलब वर्षा की संभावना है, तो क्या आपका संदेश है कि किस तरह से लोग सतर्क रहें, किस तरह से चेतावनियों को पढ़ें और किस तरह से अपनी वो दिनचर्या को मानसून सीज़न के हिसाब से व्यवस्थित करें? देखिए, लगातार मौसम विभाग यदि देखें तो हम लोग कुछ न कुछ नए चीज़ें एडवांस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। पहले जो हम फोरकास्ट जनरल वेदर की देते थे या जनरल बारिश की फोरकास्ट देते थे, अभी पिछले 2 साल से हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। भारी बारिश का पूर्वानुमान के साथ साथ में, या यूँ कहें कि किसी स्थान पे 70 mm बारिश होगी तो आम पब्लिक को समझने के लिए ये समझ में नहीं होगा कि 70 mm बारिश से मेरे इलाके में क्या हो सकता है, या 200 mm बारिश होगी तो कैसी परिस्थिति हो सकती है। तो इतनी बारिश से क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका भी विवरण जो है वो हमारे फोरकास्ट में हमने पिछले 2 साल से ऐड किया है। ऐसे ही थंडरस्टॉर्म में यदि हम कहें कि 50 km/h की विंड चलेगी तो इतनी हवा से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या पेड़ गिर सकता है, क्या खंबे या बिजली को तारों को नुकसान हो सकता है, या कोई कच्चा स्ट्रक्चर है, हाउस है, उसको डैमेज हो सकता है। तो कहने का मतलब कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग पर भी लगातार काम चल रहा है और ये पिछले 2 साल से जारी किया जा रहा है। इसके आधार पर आमजन को ये समझने में आसानी होती है कि ऐसे मौसम में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आम जन को ऐसी परिस्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो हीट वेव है, चाहे कोल्ड वेव है, चाहे भारी बारिश है या आंधी तूफान है। सब जो एडवर्स वेदर कंडीशन है, आपदा जनित मौसम परिस्थितियां हैं, इसके लिए इम्पैक्ट आधारित पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार किसानों के लिए भी यदि आने वाले दिनों में एक्सेस रेन का मान लीजिए फोरकास्ट रहता है तो आम जन किसान के भाई के लिए अभी जो खेतों में फसलें हैं उसके हिसाब से क्या विशेष सलाह उनको दी जाती है कि पानी का वो भंडारण करें या पानी का वो निकासी करें, क्योंकि ज़्यादा परेन होती है तो पानी का समय पर निकास करना भी ज़रूरी है। तो परिस्थिति के अनुसार, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग और सुझाव जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं और उसका आम दर्शक को पढ़ना और समझना चाहिए। तो आप हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, हिमांशु जी। तो देखा किस तरह से मानसून से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आप तक पहुंचाई। तो मानसून का सीजन इस बार, खासतौर पे सावन इस बार 2 माह का है, तो आप भी मौसम विभाग की चेतावनियां लगातार पढ़ते रहें, उसके समझते रहें, मौसम विभाग से जुड़ते रहें और विज्ञान जगत देखते रहें। अगला संस्करण में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।